वेलकम टू द फाइनल इफेक्ट। आजकल हम सब कितनी सारी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस के काम के लिए, शॉपिंग, सोशल मीडिया, और हर जगह एक नया अकाउंट, एक नया पासवर्ड। ये ना सिर्फ थका देने वाला है, बल्कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। आज हम इसी समस्या के एक बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन पर बात करेंगे, जिसे कहते हैं फेडरेटेड आइडेंटिटी। और इसे समझने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट अज्योर आर्किटेक्चर सेंटर के एक डॉक्यूमेंट को बेस बना रहे हैं। तो हमारा मकसद है ये समझना कि ये पैटर्न क्या है, ये काम कैसे करता है, और ये हमारी डिजिटल जिंदगी को कैसे आसान और ज़्यादा सुरक्षित बनाता है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। तो सबसे पहले उस असल प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे ये टेक्नोलॉजी सॉल्व करती है। सोचिए, एक टिपिकल यूज़र को कितनी अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग क्रेडेंशियल्स याद रखने पड़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट के मुताबिक इससे 3 बड़ी दिक्कतें होती हैं। पहली तो है एक बिखरा हुआ यूजर एक्सपीरियंस, मतलब इतने सारे पासवर्ड्स हो तो उन्हें भूल जाना बहुत आम बात है। बिल्कुल, डिसजॉइंटेड यूजर एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। और ये सिर्फ एक सहूलियत की बात नहीं है। दूसरी बड़ी दिक्कत है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। अच्छा, वो कैसे? इमेजिन कीजिए कि कोई कर्मचारी कंपनी छोड़कर चला जाता है। अगर उसके सभी अकाउंट्स तुरंत बंद नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है ना? हाँ बिल्कुल, और बड़ी कंपनियों में तो ये भूल होना बहुत आसान है। एग्जैक्टली। और तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड यूजर मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटर्स को सभी यूजर्स के क्रेडेंशियल्स मैनेज करने पड़ते हैं, पासवर्ड रिमाइंडर्स भेजने पड़ते हैं और भी बहुत कुछ। तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बड़ा ऑपरेशनल और सिक्योरिटी चैलेंज है। बिल्कुल। और यूजर्स तो चाहते ही हैं कि उन्हें हर जगह एक ही क्रेडेंशियल से लॉगिन करने को मिले। फेडरेटेड आइडेंटिटी इसी जरूरत को पूरा करता है। ओके, सो लेट्स अनपैक द सॉल्यूशन। ये फेडरेटेड आइडेंटिटी का मूल विचार सुनने में तो बहुत सरल लगता है कि ऑथेंटिकेशन की जिम्मेदारी एप्लीकेशन से हटा के किसी बाहरी भरोसेमंद आइडेंटिटी प्रोवाइडर को सौंप दो। हाँ, कोर आइडिया यही है। इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक सरकारी ड्राइविंग लाइसेंस है। आप उसे बैंक में, एयरपोर्ट पर या कहीं भी अपनी पहचान साबित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है। आपको हर जगह के लिए एक अलग आईडी कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सभी संस्थान सरकार पर भरोसा करते हैं। यहाँ सरकार आपका ट्रस्टेड आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और टेक्निकल टर्म्स में इस प्रोसेस में कुछ की प्लेयर्स होते हैं। एक है आइडेंटिटी प्रोवाइडर यानी आईडीपी। ये वो भरोसेमंद संस्था है जो यूजर को ऑथेंटिकेट करती है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या आपकी कंपनी की अपनी कॉर्पोरेट डायरेक्टरी। और दूसरा है सिक्योरिटी टोकन सर्विस या एसटीएस। ये ऑथेंटिकेशन के बाद एक डिजिटल टोकन जारी करता है। टोकन? हाँ, इस टोकन में यूजर के बारे में जानकारी होती है जिसे क्लेम्स कहते हैं। ये क्लेम्स? हाँ, ये क्लेम्स बताते हैं कि यूजर कौन है, उसका रोल क्या है या उसे क्या-क्या एक्सेस करने का अधिकार है। अच्छा। कई बार तो आईडीपी और एसटीएस एक ही सर्विस होती है। Here's where it gets really interesting. तो जब कोई यूजर किसी एप्लीकेशन में लॉगिन करने की कोशिश करता है तो फ्लो कुछ इस तरह होता है। पहला, एप्लीकेशन यूजर को आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास भेजती है, जैसे गूगल। हाँ। फिर यूजर गूगल पर अपने क्रेडेंशियल्स डालकर ऑथेंटिकेट करता है। अगर ऑथेंटिकेशन सफल होता है तो गूगल का एसटीएस एक टोकन जारी करके वापस एप्लीकेशन को भेजता है। राइट। बिल्कुल। और फिर एप्लीकेशन उस टोकन को वेरीफाई करती है, उसमें दिए गए क्लेम्स को पढ़ती है और यूजर को लॉगिन करने देती है। एग्जैक्टली। और इस पूरे प्रोसेस में एप्लीकेशन को कभी भी यूजर का पासवर्ड पता नहीं चलता। कमाल है। उसे सिर्फ गूगल से मिला एक भरोसेमंद टोकन मिलता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये एक चेन ऑफ ट्रस्ट पर काम करता है। बिल्कुल। एप्लीकेशन एसटीएस पे भरोसा करती है और एसटीएस आइडेंटिटी प्रोवाइडर पर। कॉर्पोरेट सिनेरियोज में ये और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जहां एक एसटीएस दूसरे एसटीएस पर भरोसा करता है। हाँ, ये मॉडल ऑथेंटिकेशन को ऑथराइजेशन से पूरी तरह अलग कर देता है, जो कि एक बहुत ही मजबूत आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल है। हाँ। तो अब तक ये तो साफ है कि इसके कई फायदे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट कुछ खास फायदों पर जोर देता है। पहला तो है सिंगल साइन ऑन, मतलब यूजर को हर एप्लीकेशन के लिए बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता। हाँ, एसएसओ। एक बार ऑथेंटिकेट हो गए तो आप उन सभी ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं जो उस आईडी पर भरोसा करते हैं। दूसरा, बढ़ी हुई सुरक्षा। इंक्रीज सिक्योरिटी। वो तो है। यूजर के क्रेडेंशियल्स सिर्फ मूल आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास सुरक्षित रहते हैं, तो क्रेडेंशियल्स के चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल। और तीसरा फायदा है सरल मैनेजमेंट।
सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट। मतलब आइडेंटिटी और क्रेडेंशियल्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी आईडीपी की हो जाती है। हाँ, एप्लीकेशन बनाने वालों को आइडेंटिटी मैनेजमेंट फीचर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। What's fascinating here is कि ये कंपनियों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को बहुत कम कर देता है। हाँ बिल्कुल, अगर एक कंपनी किसी दूसरे पार्टनर कंपनी के कर्मचारियों को अपनी एप्लीकेशन का एक्सेस देना चाहती है, तो उसे उन कर्मचारियों के अकाउंट्स अपनी डायरेक्टरी में बनाने की जरूरत नहीं है। वो बस पार्टनर कंपनी के आइडेंटिटी प्रोवाइडर पर भरोसा कर सकती है। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर स्थिति के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। कुछ बातों पर विचार करना जरूरी होगा, है ना? जरूर। पहला तो है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। हाँ, ये सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर डाउन हो जाता है तो कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसीलिए रिलायबिलिटी के लिए आइडेंटिटी मैनेजमेंट मैकेनिज्म को कई डेटा सेंटर्स में डिप्लॉय करने की सलाह दी जाती है। अच्छा, और दूसरा है सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स जैसे गूगल, फेसबुक। वो ज्यादा जानकारी नहीं देते। आमतौर पर वे सिर्फ एक नाम, ईमेल या एक यूनिक आइडेंटिफायर बताते हैं। तो एप्लीकेशन को अक्सर रजिस्टर्ड यूजर्स की जानकारी अलग से मेंटेन करनी पड़ती है। हाँ, जैसे शिपिंग एड्रेस या यूजर प्रेफरेंसेस। और एक दिलचस्प चैलेंज है होम रेल्म डिस्कवरी। होम रेल्म डिस्कवरी, हाँ, ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है। अगर एप्लीकेशन कई आईडीपीज को सपोर्ट करती है तो उसे कैसे पता चलेगा कि यूजर को ऑथेंटिकेट होने के लिए कहाँ भेजना है? इसके लिए यूजर के ईमेल डोमेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे user@live.com या कुकीज का। बिल्कुल। और अगर ये ऑटोमेटिक नहीं हो पाता तो यूजर को ट्रस्टेड प्रोवाइडर्स की एक लिस्ट दिखाई जाती है जिसमें से वो चुन सकता है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस पैटर्न का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए। सोर्स 2 सिनेरियोज बताता है। पहला, जब किसी एप्लीकेशन के सभी यूजर्स एक ही आइडेंटिटी प्रोवाइडर से ऑथेंटिकेट हो सकते हैं। जैसे किसी कंपनी की इंटरनल एप्लीकेशन जो सिर्फ कॉर्पोरेट डायरेक्टरी का इस्तेमाल करती है। हाँ, उस केस में फेडरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है। और दूसरा है पुरानी या लेगेसी एप्लीकेशंस के लिए। अच्छा, जिनमें इस क्लेम्स बेस्ड टेक्नोलॉजी को जोड़ना बहुत कॉम्प्लेक्स और महंगा साबित हो सकता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? असल में ये कहाँ इस्तेमाल होता है? डॉक्यूमेंट में 3 बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं। पहला, एंटरप्राइज में सिंगल साइन ऑन। हाँ, ये तो अब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। कर्मचारी कंपनी के क्लाउड पर होस्ट की गई एप्लीकेशंस को बिना बार बार साइन इन किए एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है कई पार्टनर्स के साथ फेडरेटेड आइडेंटिटी, B2B एप्लीकेशंस जहां कॉर्पोरेट कर्मचारियों और बिजनेस पार्टनर्स दोनों को ऑथेंटिकेट करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। और तीसरा है SaaS एप्लीकेशंस में। वो SaaS वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। सोचिए, एक मल्टी टेनेंट SaaS एप्लीकेशन है। ठीक है। एक टेनेंट मतलब एक क्लाइंट अपने कर्मचारियों को अपने ही एक्टिव डायरेक्टरी यानी ADFS का उपयोग करके ऑथेंटिकेट करता है। ADFS एक टोकन जारी करता है जिससे SaaS एप्लीकेशन का फेडरेशन प्रोवाइडर ट्रस्ट करता है और फिर उसे अपनी एप्लीकेशन के लिए मान्य टोकन में बदल देता है। अच्छा। इससे उस टेनेंट के एडमिन को पूरा कंट्रोल मिलता है कि कौन एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं। तो आज हमने फेडरेटेड आइडेंटिटी के पैटर्न को समझा। इसका मूल विचार है ऑथेंटिकेशन को सेंट्रलाइज करके और उस पर भरोसा करके यूजर्स के लिए लॉगिन को सरल बनाना, सिक्योरिटी को बेहतर करना और मैनेजमेंट को आसान बनाना। बिल्कुल। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमारे कनेक्टेड डिजिटल वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करता है। हाँ, और इस पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये है, सोर्स बताता है कि यह पैटर्न रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी में कैसे मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज कुछ बड़े आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर होती जा रही हैं, क्या हम आइडेंटिटी को जरूरत से ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं कर रहे? हम विकेंद्रीकृत जोखिम को मतलब डिसेंट्रलाइज्ड रिस्क को एक बड़े सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स के साथ बदल रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है। तो क्या ये समझौता हमेशा इसके लायक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।